दोस्तों नमस्कार। कैसे हैं आप लोग। आज हम एक उस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं जो कि अभी बहुत ही ज़्यादा रिसेंटली चर्चा में बना हुआ है। और हमारा आज का जो विशेष टॉपिक है वो है हॉर्मुज स्ट्रेट। हॉर्मुज स्ट्रेट पर जो आज ये बात करेंगे उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिस पर कि आपको आज जानकारी दी जाएंगी और इसके बारे में वो सारी बातें निकल करके आएंगी जो कि अभी ईरान और इजराइल के युद्ध के बारे में, जिसमें अमेरिका की एंट्री के बाद ये काफ़ी ज़्यादा रोचक और काफ़ी ज़्यादा खतरनाक हो चुका है। तो अब इस पर हम बात करते हैं कि अभी रिसेंटली ये न्यूज आई हुई है कि अमेरिका ने एक बस्टर बम जो कि 5000 पाउंड का था, यानी कि अगर हम उसको किलो में कन्वर्ट करेंगे तो लगभग 2267-68 केजी के आसपास का वो इतना भयानक और इतना विध्वंसकारी बम जो अमेरिका ने ईरान के हॉर्मुज स्ट्रेट के आसपास में गिराए हुए हैं, ताकि उनकी जितनी भी ईरान की जितनी भी मिलिट्री और जितनी भी वहाँ पर जो उनके जितने भी डिस्ट्रॉयर थे वो सारे के सारे उसमें तबाह होने के लिए उन्होंने इसके लिए आगे फर्दर कदम उठा लिए हैं। तो इस बम के गिरने के बाद एक नई तरीके की एक नई चीज़ें निकल के सामने आ रही हैं। उसमें कितनी सारी ऐसी भी चीज़ें होंगी जिसके के बारे में किसी ने सोचा भी नहीं होगा, क्योंकि अभी तक इस जो भी हॉर्मुज स्ट्रेट पे जो तनाव थे वो लगातार बढ़ते जा रहे थे, क्योंकि अभी जब से ये हॉर्मुज स्ट्रेट को बंद करने का ईरान ने ऐलान किया है पूरी दुनिया में एक अलग सी खलबली मच गई है। इसके बारे में अगर दूसरे तरीके से हम बात करें तो यहाँ पर हम ये देखते हैं कि स्ट्रेट के बंद होने के बाद पूरी दुनिया में ऑयल एंड गैस की किल्लतों का सामना करना पड़ रहा है। तो इसके बारे में बात हम करते हैं। अभी सबसे पहले हम लोग हॉर्मुज स्ट्रेट के बारे में समझ लेते हैं कि स्ट्रेट होता क्या है। स्ट्रेट का मतलब ये होता है कि यह एक जल संधि। जल संधि का मतलब ये हो गया कि जहाँ पर दो सेपरेट, अगर कोई लैंड अगर किसी भी वाटर बॉडी से अलग हो रही हो या फिर दो वाटर बॉडीज़ को कोई कनेक्शन अगर बना रहा हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रेट। और हिंदी में इसे हम जल डमरू मध्य कहते हैं, जिसपे कि अगर किसी भी तरीके की कोई भी पैसेंजर्स या फिर कार्गो शिप्स जो कि वहाँ से पास हो सकती हैं, और स्पेशली ये ट्रेडिंग के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। जैसे हॉर्मुज स्ट्रेट के अलावा कई सारे ऐसे स्ट्रेट हैं जो कि दुनिया में बहुत ज़्यादा फेमस हैं, जैसे कि मलक्का स्ट्रेट, ये भी बहुत ज़्यादा फेमस है। इसके अलावा और भी कई सारे स्ट्रेट होते हैं जहाँ से कि पासर्स वहाँ पे अपनी कार्गो शिप लेकर के या फिर जितने भी दुनिया के जितने भी बड़े बड़े तेल टैंकर हैं वो वहाँ से होकर के गुजरते हैं और अपने डिस्टेंस को कम करते हैं। तो सबसे पहले इसके बारे में बात करते हैं। पहले हम लोग हॉर्मुज स्ट्रेट के बारे में समझ लेते हैं कि इसकी क्या क्या उपयोगिता है और इससे कितने ऑयल एंड गैस जो होते हैं पूरी दुनिया के लिए इम्पॉर्टेंट फैक्टर बन जाते हैं। तो अगर हम वर्ल्ड वाइड बात करें तो जो हॉर्मुज स्ट्रेट है यहाँ से लगभग पूरी दुनिया का 20 से 25% ऑयल जाता है। और यहाँ से अगर गैस की बात करें जो कि लिक्विड नेचुरल गैस या फिर इसको बोल सकते हैं कि LNG, जो कि सबसे ज़्यादा वहाँ से पास होती है और उसका लगभग 20% वर्ल्ड वाइड वहाँ से ही ट्रेड होता है। और स्पेशली LNG जो आती है पूरी दुनिया की सबसे ज़्यादा उसमें कतर है जो कि बहुत ज़्यादा फेमस है, और यही से ये जो कंट्री है सबसे ज़्यादा वहाँ से LNG को सप्लाई करती है। अगर हम हॉर्मुज स्ट्रेट के बारे में बात करते हैं तो स्पेशली अगर देखा जाए तो इस पर पूरी तरीके से ईरान का कंट्रोल है। और उसके अलावा जो इसके जो पर्टिकुलर जो नेबरिंग कंट्री हैं वो आपके कौन कौन से हैं वो भी थोड़ा सा जान लेते हैं। तो सबसे पहले तो ईरान है, फिर इसके बाद इराक है, कुवैत है, बहरीन है, सऊदी अरब है जो कि बहुत बड़ा वो भी इसका सप्लायर है। इसके अलावा फिर आपको कतर है, कतर के बाद UAE, यूनाइटेड अरब एमिरेट, और इसके बाद यहाँ पर ओमान भी थोड़ा सा पार्ट उसका भी लगता है। ये ऐसे इतने सारी कंट्रीज़ को मिला करके अगर देखा जाए तो सारे के सारे मिल करके वहाँ से एक हॉर्मुज स्ट्रेट से जितने भी शिप्स आते हैं वहाँ से वो पास होते हैं। यानी कि कहने का सेंस ये है कि जितने भी यहाँ पे फारस की खाड़ी भी पड़ती है, और जो हॉर्मुज स्ट्रेट है यहाँ पर फारस की खाड़ी और प्लस ओमान की खाड़ी जो कि आगे एक्सटेंडेड वर्जन में अगर देखा जाए तो अरेबियन सी में आकर के वो मैच करती है। तो यहाँ से जितने भी हैं वो वर्ल्ड वाइड ट्रेड बहुत ज़्यादा है। अगर आप ये सोचते हैं कि दुनिया में 20 से 25% ऑयल और लगभग 20% के आसपास LNG का जो ट्रेड होता है वो यहीं से होता है, तो इसका मतलब ये है कि इसके जितने भी बेनिफिशरीज कंट्री है स्पेशली इंडिया और चाइना, ये सबसे बड़े जो हैं इनके इम्पोर्टर कंट्री हैं। अगर चाइना की बात करें तो चाइना में बहुत सारी ऐसी डेवलपमेंट्स हैं, बहुत सारी ऐसे उनके SEZ लगे हुए हैं, बहुत सारे ऐसे सेक्टर्स हैं जहाँ पर कि ये अपने बारे में, और वहाँ पर सारी की सारी एक्सपोर्टिंग और सारी की सारी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं जहाँ पर इनको एनर्जी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, और इतनी ज़्यादा एनर्जी चाहिए जिसकी वजह से इनके सारे के सारे चीज़ें बहुत ज़्यादा डेवलप हो रही हैं। इवन हमारे इंडिया में भी जब बात करें तो
पूरी तरीके से ये सारी चीज़ें जितनी भी हैं, ये पूरी की पूरी डिपेंडेंसी जो हमारी एनर्जी सेक्टर की है, वो कम से कम अगर देखा जाए तो अराउंड 85 टू 90% के आसपास की जो हमारी डिपेंडेंसी है ऑयल सेक्टर की, वो सारी की सारी हमारी हॉर्मुज स्ट्रेट के आसपास ही टिकी हुई है। क्योंकि जितने भी गल्फ कंट्री है वहाँ से हम 90% के आसपास हम वहाँ से इंपोर्ट करते हैं। अगर इसको अगर दूसरे वे में अगर बात करें, एलएनजी की बात करें या जिसको हम गैस बोलते हैं, तो वहाँ से लगभग 60 टू 65% की डिपेंडेंसी जो है इंडिया की केवल इस कंट्री के ऊपर, या फिर ये पूरे जो फारस की खाड़ी से होते हुए जितने भी कंट्रीज़ हैं, स्पेशली जो कतर है, वहाँ से ही आती हैं। इसके अलावा अगर हम ये बात करें कि अगर जब ये इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं ईरान और इज़राइल के बीच में, और इतनी ज़्यादा टेंशन जो चल रही है, तो इसके बीच में कई सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जहाँ पर कि जब हम देखते हैं कि अब ये इतनी टेंशन जो है इतनी ज़्यादा एस्केलेट क्यों हो गई है, तो सबसे पहली जो बात होती है कि ईरान और इज़राइल के बीच में जो वॉर हो रही थी, जबकि जो कि स्टार्टिंग हुए लगभग आज 18 से 19 दिन हो गया और इसमें यूएस की एंट्री हो चुकी थी, उसके बाद से वॉर जो है बहुत ज़्यादा खतरनाक लेवल पे आ चुका है। और यहाँ तक कि इन सारी चीज़ें होने के बाद भी अभी तक ईरान ने कम्प्लीटली जो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को क्लोज किया हुआ है, और स्ट्रेट होने के बाद ये किसी भी तरीके का क्लोजर जो है यहाँ से ओपन नहीं हो रहा है, यानी कि कोई भी शिप्स लगभग नहीं जा रही हैं। अगर केवल नेबरिंग कंट्री या फिर उनकी फ्रेंडली कंट्री की बात करें, तो जितनी भी फ्रेंडली कंट्री हैं, स्पेशली चाइना या रशिया, इनके शिप्स स्मूथली अभी वहाँ से निकल रहे हैं। स्टार्टिंग में तो हालांकि कम्प्लीटली ये क्लोज था कि कोई भी कंट्री का कोई भी शिप नहीं जाएगा, लेकिन अब क्या है, स्थिति थोड़ी सी नॉर्मल हुई है कि जो भी फ्रेंडली कंट्री थे, तो अब उनकी शिप्स वहाँ से आ रही हैं। इनफैक्ट हमारी कंट्री के भी थोड़ी सी अब चीज़ें थोड़ी नॉर्मल हुई हैं। हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर अभी उन्होंने भी ट्वीट किया था, और स्पेशली उनके एम्बेसडर से भी मिले थे, तो वहाँ पर उन्होंने ये देखा कि हमारे रिलेशन थोड़े से बेटर हुए हैं, तो उन्होंने अभी 2 शिप्स वहाँ से रवाना किए हैं, जिसमें कि अभी मेरे 2 शिप को इजाज़त मिल चुकी थी। एक तो पहली शिप जो थी वो है शिवालिक, और दूसरी है जो कि नंदा देवी, यानी कि दोनों शिप्स कल और आज ये दोनों अभी हमारे पास कंट्री में गुजरात के कांडला पोर्ट पे लगभग ये आ चुकी हैं, और इसमें लगभग 46,000 मीट्रिक टन के आसपास का इसमें एलएनजी भरा हुआ है। अगला जो अब स्टेज अगर हम देखते हैं, अगर हॉर्मुज स्ट्रेट की बात करें, तो इसमें सबसे बात एक अलग सी आती है, जो कि लगभग इसमें 3 क्वेश्चंस जो हैं वो आपके निकल करके आते हैं। 3 प्रश्न जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। सबसे पहला, ईरान कितने दिनों तक, अगर ईरान ये लड़ाई पता नहीं कितने दिन तक एस्केलेट हो, ये लड़ाई अगर जितने दिन चलेगी, क्या ईरान इतने दिन तक इसको होल्ड कर पाएगा? दूसरा सवाल ये है कि क्या यूएस, इजराइल और नाटो कंट्रीज़ इसको कितने सपोर्ट कर पाएंगी और कितने दिन तक इसको होल्ड को खुलवाने के लिए ये कोशिश करती हैं। और दूसरा सवाल ये है कि यूएस, इजराइल एंड नाटो कंट्रीज़ ये सब मिल करके क्या हॉर्मुज स्ट्रेट को ओपन करवा पाएंगी? और तीसरा सवाल, जो ये ईरान इजराइल का वॉर है, जो कि इसमें यूएस के एंट्री के बाद काफ़ी ज़्यादा ये विध्वंसकारी हो चुका था और अभी भी ये चल रहा है, तो यहाँ से ये हॉर्मुज स्ट्रेट से चलता हुआ सारा कुछ, जितने भी जो शिप्स हैं वहाँ से, जो जितने भी आपके जो आइटम्स वहाँ से आ रही हैं, तीसरा सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि जो हॉर्मुज स्ट्रेट से चलते हुए जितने भी शिप्स यहाँ पर हमारे कंट्री में आने चाहिए थे या फिर अदर डेवलपिंग कंट्री जैसे कि चाइना में जाने चाहिए थे, क्या उतने जा रहे हैं? अगर नहीं जा रहे हैं तो वहाँ की लड़ाई, यानी कि ईरान और इजराइल की लड़ाई अब हमारे घरों तक आ चुकी है। इसका मतलब ये है कि ईरान और इजराइल की वजह से जो ऑयल क्राइसिस हो रहे हैं, तो वो अब हमारे किचन तक पहुँच चुके हैं। यानी कि जब आप देखेंगे कि यहाँ पर भी सीएनजी के दाम बहुत ज़्यादा अभी बढ़े हुए हैं। इनफैक्ट इंडिया में पेट्रोल के प्राइस तो अभी तक सेम है, लेकिन अगर हम सीएनजी की बात करें या फिर अगर हम जो घर में जो नॉर्मल सिलेंडर की होती है, तो वहाँ पर जब हम देखते हैं तो उनके प्राइसेस में थोड़े से बढ़ोतरी हुई है, क्योंकि जनरली ये हुआ कि घरेलू गैस सिलेंडर जो है 60 रुपीज़ बढ़ चुके हैं, और जो आपके कमर्शियल सिलेंडर हैं जिसमें 19 kg आता है, तो लगभग आपको 115 रुपये के आसपास उसमें भी एस्केलेशन हुआ है। तो इस इजाफे होने की वजह से कि अब क्या है कि हमारे देश में थोड़ी प्रॉब्लम्स बढ़ गई हैं। कई जगह पे आप देखेंगे कि रेस्टोरेंट्स और वो कितने जो खाने पीने की जो चीज़ें हैं उसमें प्रॉब्लम आ रही है। कई जगह पे हॉस्पिटल्स हैं या फिर बड़े बड़े होटल्स हैं या रेस्टोरेंट्स हैं, यहाँ पर कितनी सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि बड़े बड़े बोर्ड भी लगा दिए गए हैं कि ये अवेलेबल नहीं है, ये चीज़ें अवेलेबल अभी नहीं हैं।
तो इसका मतलब ये है कि कहीं न कहीं जो लड़ाई मिडिल ईस्ट में चल रही है, उसका खामियाज़ा हमें भी भुगतना पड़ रहा है। और अभी तक ऐसी कोई भी खबर नहीं है या फिर अभी ऐसी कोई भी राहत वाली बात नहीं है कि जिससे कि तेल और जो गैस की जो प्राइसेस हैं वो कम हो या फिर अवेलेबिलिटी बिल्कुल नॉर्मल हो जाए। अगले स्टेज में फिर हम बात करते हैं कि इस पे क्या एक्शन हो सकते हैं। यानी कि कहने का सेंस ये है कि अब इसके लिए कौन क्या कर रहा है। तो सबसे पहले बात करते हैं ईरान की। ईरान देखिए अब क्या कर रहा है, उसमें एक पॉइंट समझने वाली बात है कि ईरान किसी भी तरीके से इस चीज़ को होल्ड करना चाहता है कि वो होर्मुज अब स्ट्रेट को मुझे नहीं खोलना है। यानी कि अगर होर्मुज अब स्ट्रेट खुल गया तो कहीं ना कहीं से जो प्रेशर जो उसने क्रिएट कर रखा है वो रिलीज़ हो जाएगा। तो उसकी एक जो स्पेशल जो फोर्स है जिसको कि IRGC बोलते हैं, इसका की फुल फॉर्म है इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स। यानी कि ये एक ऐसी फोर्स है जो कि ईरान के अंदर में बहुत ही ज़्यादा प्रभावी है और ईरान में सारी चीज़ें लगभग इनके 6 विंग्स हैं और जो कि अलग अलग तरीके से सारे फैसले लेते हैं। जैसे कि आपको पता है कि जैसे ही युद्ध स्टार्ट हुआ था, ये लड़ाई जैसे ही स्टार्ट हुई उसके कुछ ही दिन के अंदर में इनके जो सबसे बड़े लीडर थे खमैनी, तो उनको मार गिराया था। और स्पेशली उनके साथ में बहुत सारे टॉप जो लेवल के इनके जो ऑफिशियल्स थे, चाहे वो इनके अपने पर्सनल असिस्टेंट हों या फिर इनके मिलिट्री के टॉप कमांडर्स हों या फिर कई ऐसे लोग थे जो कि उसमें खमैनी के साथ में होते थे। उनको एक बहुत ही ज़बरदस्त टारगेट के थ्रू उनको मार दिया गया था। और उसके बाद से अब यहाँ पर ये लगा शायद अमेरिका और इजराइल ने यहाँ पर एक जजमेंट में शायद गलती कर दी कि अगर हमने टॉप लीडरशिप को ख़त्म कर दी है तो शायद हम बहुत जल्दी ईरान को हम सरेंडर करवा देंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। उसके बाद की जो लीडरशिप थी इनकी, वो कम्प्लीटली एक ऐसे मोड में चली गई जहाँ पर कि IRGC के जितने भी टॉप लेवल के कमांडर्स थे वो सारे के सारे एक्टिव हो गए और उन्होंने अपने अकॉर्डिंग अटैक करना स्टार्ट कर दिया। तो इस तरीके से हम अगर सोच सकते हैं कि ईरान जो है वो स्टेट ऑफ हॉर्मुज का कंट्रोल जो है वो बिल्कुल भी नहीं छोड़ना चाहता और उसके लिए उसने कई तरीके के मिसाइलें और कई तरीके की ऐसी चीज़ें मतलब वहाँ से वो फायर कर रहा है जहाँ पर कि पूरी दुनिया भी चकित हो रही है कि क्या ईरान इतने दिनों से इस वॉर की प्रिपरेशन कर रहा था, जो कि देखने में तो बिल्कुल आसान नहीं लगती, लेकिन ईरान ने इसे बना दिया। इनफैक्ट डोनाल्ड ट्रंप जो US राष्ट्रपति हैं वो भी इसको देख कर के बड़े मतलब चौंक रहे हैं कि क्या ईरान ने इतनी तैयारियां कर रखी थी, क्योंकि उनका ये मानना था कि जैसे उन्होंने अभी कुछ टाइम पहले, आपको पता होगा शायद, वेनेजुएला के जो राष्ट्रपति थे मादुरो, उनको उन्होंने विदिन कुछ टाइम के अंदर ही और विदिन लाइक 4 और 5 आवर्स के अंदर में ही उनको वहाँ सर के उनके जो फोर्सेस थे वहाँ से उठा करके ले गए। तो हालांकि ईरान की जो चीज़ें हैं इतनी इजी नहीं है, क्योंकि ईरान की एक तो जोग्राफिकल जो उसकी जो टोपोग्राफी है वो बहुत ही ज़्यादा टफ है, क्योंकि वहाँ पे माउंटेन्स हैं, वहाँ पे मतलब डिफरेंट टाइप की सारे के सारे पूरे के पूरे सिस्टम ऐसे नेचुरली वहाँ पे बने हुए हैं कि जहाँ पर अगर कोई भी अगर दुश्मन देश चाहे तो वहाँ पर अटैक करके उसको ख़त्म और तबाह नहीं कर सकता, जैसे कि अदर कंट्रीज़ में नॉर्मल होते हैं। जैसे कि इराक में आपने देखा होगा, पहले लड़ाई हुई थी, अफगानिस्तान में हुआ था, लेकिन वहाँ पर बिल्कुल भी इसकी टोपोग्राफी नहीं है। प्लस ये है कि जो ईरान है वो उसका कल्चर ही बहुत प्रीवियसली, मतलब कि बहुत सालों से ऐसा है कि उन्होंने लड़ाइयाँ लड़ी हैं। यानी कि पहले जो ये नाम इसका ईरान का नाम जो पर्शिया था, पर्शिया का जब आप इतिहास देखेंगे तो काफ़ी पुराना इसका इतिहास रहा है। और यहाँ के जो लोग हैं वो स्पेशली सुन्नी नहीं हैं, वो स्पेशली शिया हैं। तो पूरे वर्ल्ड में जो शिया और सुन्नी का जो कॉम्बिनेशन है, इनफैक्ट 85 to 90% जो मुसलमान कम्युनिटी है वो सुन्नी है और लगभग 10% के आसपास ही शिया है। तो जो मेजोरिटी ऑफ द शिया जो हैं वो केवल और केवल वो ईरान में ही रहते हैं और ये बहुत ही बेहतरीन लड़ाके होते हैं और इनके पास कई तरीके के मतलब टैक्टिक्स भी है। गोरिल्ला वॉरफेयर में भी काफ़ी ज़्यादा ये इंटेलिजेंट हैं और वो लड़ते भी हैं। तो इस तरीके से ईरान जो है बिल्कुल भी अपने आप को आगे करके वो नहीं छोड़ना चाहेगा। जो हमारा सेकंड पॉइंट है वो है, क्या US, इजराइल और नाटो इस स्टेट ऑफ हॉर्मुज को कितने दिन तक होल्ड कर पाएंगे या फिर कंप्लीटली उस पर कब्जा कर लेंगे। तो इसके संदर्भ में अभी रिसेंटली ये बात हुई थी कि जैसा कि USA ने एक 5000 पाउंड यानी कि लगभग 2267-68 kg के आसपास का एक भारी भरकम बहुत बड़ा बम, जिसको कि बंकर बस्टर टाइप का एक बम है, जो कि उसने अभी ईरान के ऊपर ड्रॉप किया है। जो इसमें सबसे बड़ा उसका टारगेट यही था कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज को किसी भी तरीके से खुलवाया जाए। और वो जो बम गिरा है, तो वो जो बम गिर करके वहाँ पर जितने भी इनके
बेहतरीन जो इनके आर्म्स एंड एमुनिशंस थे, जहाँ पर मिसाइलें थीं जिससे कि वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को जो प्रोटेक्ट कर रहे थे, उसके लिए इन्होंने उस बॉम्ब को गिराया। लेकिन अभी इसके बारे में पूरी जानकारी नहीं आई है कि उसमें कितना डिस्ट्रक्शन हुआ है, क्या कुछ बचा है या नहीं बचा है, या फिर अभी वो खबरें जो हैं अभी क्लियरली सामने नहीं आ रही हैं। जो अलग बात है कि अगर दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो इसमें इजराइल का जो स्टैंड है वो है, इजराइल अपने लेवल से जो भी लड़ाइयाँ वो कर रहा है और अच्छी लड़ाइयाँ कर रहा है। उसके पास भी बेहतरीन इंटरसेप्टर्स हैं और अच्छे अच्छे मिसाइल्स भी हैं। आपने जैसे आयरन डोम का नाम सुना होगा, तो वो बहुत अच्छे से इंटरसेप्ट करती हैं। लेकिन क्या है कि दूसरे तरीके से अगर नाटो कंट्रीज़ की बात की जाए, जैसे कि प्रीवियसली जितनी भी लड़ाइयाँ हुई हैं उसमें लगभग अगर जहाँ पर भी यूएसए सामने होता है तो उसके साथ साथ नाटो कंट्रीज़ का भी उसमें रोल होता ही होता है। लेकिन यहाँ पर चीज़ें थोड़ी अलग हैं। यहाँ पर अगर नाटो कंट्रीज़ की बात करें तो जितने भी इसके 32 मेंबर्स हैं, यानी कि नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जो कि नाटो में, और इसमें मेंबर्स कंट्री के साइड से बिल्कुल भी ये इंटेंशन नहीं है कि हम आकर के आपका स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को हम खुलवाएंगे। हालांकि यूएस इसके बारे में बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव भी था पहले से कि मैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बाकी अदर कंट्री के साथ या नाटो के साथ मिलकर खुलवा लेंगे। लेकिन स्पेशली अगर इसमें देखा जाए तो यूरोपियन कंट्रीज़ में एक तो स्पेन और दूसरा है ब्रिटेन, जिनके कि इसमें रोल बिल्कुल भी, उन्होंने अपनी इन्वॉल्वमेंट या फिर अपनी इंटरेस्ट को बिल्कुल भी नहीं शो किया कि मैं आपके साथ इस लड़ाई में खड़ा हूँ या फिर मैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खुलवाने के कहीं से मैं कोई इंटरेस्ट दिखा रहा हूँ। तो इस तरीके से यहाँ पर जो बात आ गई कि बाकी अदर कंट्रीज़ का क्या रोल है, तो फ्रांस भी पीछे हट गया है, ऑस्ट्रेलिया भी इसमें पीछे ही है लगभग, और जो साउथ कोरिया है वो भी नहीं इसमें खुल करके सामने आ रहा है। तो ऐसे देखा जाए तो लगभग जो इनकी नाटो कंट्रीज़ की जो स्ट्रॉन्ग कंट्रीज़ थी, हालांकि इसमें 32 मेंबर्स हैं, लेकिन वो सारे के सारे अभी, जैसे इसमें कुछ नॉर्डिक कंट्री भी आ चुकी हैं, जिसमें कि 3 नॉर्डिक कंट्री आती, तो उसमें से वो भी कंट्री आई हैं। लेकिन हालांकि उनका चूँकि डिफेंस की तरफ बहुत ज़्यादा एक्सपर्टीज़ नहीं है या फिर डिफेंस में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि आपने भी देखा होगा कि जब भी वर्ल्ड रैंकिंग में आती है पीसफुल कंट्रीज़, हैप्पी कंट्री, तो उसमें हमेशा ही नॉर्डिक कंट्री ऊपर होते हैं। हालांकि वो इस नाटो में मेंबर तो हैं, लेकिन उनका इंटरेस्ट इसमें बिल्कुल भी नहीं है। तो अब ऐसे देखा जाए तो जो भी स्ट्रॉन्ग कंट्रीज़ थी वर्ल्ड वाइड, तो उनके रोल बिल्कुल भी न्यूट्रल हो चुके हैं। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो यूएस, इजराइल और नाटो के संदर्भ में अगर बात करें तो यूएस ही सारी एफर्ट्स कर रहा है, साथ में इजराइल को लेकर चल रहा है, या फिर ये बोल सकते हैं कि इजराइल आगे फ्रंट से कर रहा है और यूएस में उसके कंधे पर जैसे बंदूक रख करके मारना, लाइक दैट सेंस वो अपना काम कर रहा है। तीसरा जो पॉइंट है इसमें ये है कि अगर ये जो कंप्लीट जो एस्केलेशन हो रखा है अभी, तो इसका इम्पैक्ट हमारी कंट्री पे या फिर चाइना पर क्या पड़ेगा। यानी कि कहने का सेंस है कि जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है बंद है, तो इसका जो असर है वो चाइना और इंडिया और या फिर जापान, क्योंकि मेजर जो इम्पोर्टर कंट्री है वो यही तीनों हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ कि लगभग इंडिया का बहुत बड़ा हिस्सा है या फिर चाइना का बहुत बड़ा पार्ट जो है वो फारस की खाड़ी यानी कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के थ्रू ही गुजरता है, जिससे कि गैस और जितने भी आपके नेचुरल जो कि फारस की खाड़ी के थ्रू ही गुजरता है, तो जो भी इसकी ऑयल या फिर गैस की पूरी डिपेंडेंसी ऑलमोस्ट यहीं पर है। तो अब यहाँ पर इस कंट्रीज़ या फिर इन कंट्रीज़ का क्या स्टैंड है, ये भी थोड़ी सी चीज़ें थोड़ी सी दिलचस्प इसमें ये हैं कि जैसे जो चाइना है, तो चाइना जैसे कि आप जान रहे हैं कि जब वॉर शुरू हुआ तभी से चाइना ने काफ़ी ज़्यादा इसमें सपोर्ट भी किया था ईरान को। तो चाइना के लिए तो कोई बहुत ज़्यादा इशू नहीं है, क्योंकि उनके शिप्स मतलब वहाँ से क्रॉस हो रहे हैं और आ रहे हैं। रशिया का चूँकि इधर साइड से ट्रेड बहुत ज़्यादा नहीं है वैसे, क्योंकि उसका डिस्टेंस बहुत ज़्यादा पड़ जाता है, क्योंकि उसका जो नॉर्थ हेमिस्फीयर में भी बिल्कुल टॉप आर्कटिक के पास पड़ता है, तो वहाँ पर उसका बहुत ज़्यादा इसमें यहाँ पर रोल नहीं आता है। लेकिन हाँ, वैसे जियोपॉलिटिक्स के वर्ल्ड वाइड देखें या फिर चूँकि आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो वर्ल्ड है वो 2 भागों में बट चुकी है, जिसमें कि आपको भी पता है एक साइड में यूएसए था एंड सेकेंड में यूएसएसआर। तो वहाँ पर इसका रोल इस तरीके से नहीं है, लेकिन इनडायरेक्टली चूँकि रसिया एक तरीके से दूसरे साइड में यूक्रेन वॉर के बीच में भी फंसा हुआ है, या फिर अभी भी, हालांकि वो कम्प्लीटली वो वहाँ पर लड़ाई जो है ख़त्म नहीं हुई है। तो इस तरीके से फिर वहाँ पर उसके इंटरेस्ट हैं, लेकिन वो चूँकि जियो पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है, न कि मतलब जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के थ्रू जो इतने भी ईंधन जा रहे हैं वहाँ पर हैं। तो स्पेशली चाइना जो है बहुत ज़्यादा अफेक्टेड है, इंडिया बहुत ही ज़्यादा अफेक्टेड है। यानी कि हमारी जो कंट्री की जो डिपेंडेंसी है, इनफैक्ट जो इंडिया की डिपेंडेंसी है, तो अगर उसकी बात करें तो लगभग हमारा 90% के आसपास जो है हमारा जो ऑयल सेक्टर है या फिर जो आपका एलएनजी वाला जो सेक्टर है वो काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंट है इस पर। तो वहाँ से जो लड़ाई चली थी अब आज है कि हमारे घर घर हाउस होल्ड तक भी पहुँच चुकी है।
बहुत सारे रेस्टोरेंट्स हैं, जो बहुत सारे मतलब जैसे कि जितने होटल्स हैं उसमें भी प्रॉब्लम आ रही है। तेल की रेट भी अभी तो लगभग वही है, लेकिन अब आने वाले टाइम में कितना बढ़ जाएगा, क्योंकि लगभग जितनी सप्लाई होनी चाहिए वहाँ पर इतनी है नहीं, क्योंकि डिमांड एंड सप्लाई का कंसेप्ट आपको भी पता है कि अगर सप्लाई लेस होती है तो डिमांड अगर बढ़ेगा तो वहाँ पर क्या होगा, एक तरीके से वहाँ पर इन्फ्लेशन आएगी। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो हमारा जो स्टैंड है कि हम अपने तरीके से, हमारे लिए फ्रेंडली कंट्री अगर यूएस है, इजराइल है, तो हमारे लिए ईरान भी है। तो वहाँ पर इस वजह से भी अगर हम देखें तो हमारे 2 शिप्स जो हैं वो इंडिया पहुँच चुके हैं। स्पेशली जैसे कि मैंने शुरू में भी थोड़ा सा बताया था कि एक तो शिवालिक एंड नंदा देवी करके 2 जो आपके एलएनजी जो टैंकर्स हैं, ये लेकर के वहाँ से 46,000 मीट्रिक टन के आसपास का है वो दोनों का वॉल्यूम, लगभग वो इंडिया के गुजरात में पहुँच चुके हैं और अपना लंगर डाल चुके हैं। तो अब अगर सारे संदर्भ में बात करें ओवरऑल कि हॉर्मुज स्ट्रेट पे क्या मतलब, ये पानी पर तेल की आग, क्या ये सही में इतना ज़्यादा मैटर हमारे लिए मुश्किलों में फंसता जा रहा है, या फिर ये वर्ल्ड वाइड प्रॉब्लम्स बढ़ती जा रही हैं। तो अगर हम दूसरे सेंस में बात करें तो ये हालांकि हम एक ऐसे कंट्री में रहते हैं कि जहाँ पर हमारे नेबरिंग कंट्री में ही है एक तरीके से, क्योंकि जो ईरान है उसका बॉर्डर पाकिस्तान से लगता है और पाकिस्तान हमारा नेबर कंट्री है। यानी कि अगर हम 1947 के पहले की बात करें तो लगभग हमारा जो बॉर्डर था वो ईरान के साथ ही था। इसके आगे फर्दर ये हुआ कि इस वजह से भी ईरान हमें अपना फ्रेंडली मानता है, क्योंकि हमारी जो कल्चर है, जो हमारी सिविलाइजेशन है, उसमें कहीं ना कहीं वो अपने आप को लिंक भी कर पाते हैं। तो अब क्या है सिचुएशन ओवरऑल की, जब इतनी सारी चीज़ें जब घटित हो रही हैं तो इसमें क्या है कि अगर हम ये बोल सकते हैं कि ईरान ने क्या कम्प्लीटली जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज का उसका गला क्या पकड़ लिया है, तो जी हाँ, बिल्कुल गला तो पकड़ लिया है, क्योंकि स्टेट ऑफ हॉर्मुज का सारा कंट्रोल उसके पास है। और वहाँ से अब क्या है कि वहाँ से वो बहुत तरीके की पॉलिटिक्स खेल रहा है, चाहे वो किसी भी सेक्टर में हो। अगर आप एक तरीके से बात करें कि एक तरीके से पॉलिटिकल सेक्टर में अगर बात करें तो पॉलिटिकल सेक्टर में तो ये है कि उसने अभी जस्ट कुछ टाइम पहले अभी अनाउंस किया कि अगर आपके अपनी कंट्री से अगर आप यूएस और इसराइल के राजदूत यानी कि एम्बेसडर को आप हटाते हैं या फिर उनके कोई भी डेलीगेट्स को हटाते हैं तो हम आपको यहाँ से ऑयल और गैस को अलाउ करेंगे ले जाने के लिए अपनी कंट्री में। तो इसका मतलब ये है कि अब ईरान ये चाहता है कि आप कहीं ना कहीं से आप उनकी अपनी कंट्री से यूएस और इसराइल के जो उनके रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनको आप बाहर करें और फिर आप हमारे से वहाँ से हम आपको लिए रास्ता देंगे। तो अगर एक तरीके से बात करें तो ये क्या कहना चाहता है ईरान, तो ईरान का यही कंसर्न है कि कहीं ना कहीं पॉलिटिकल फ्रंट पे भी वो मतलब पूरा इक्वली रोल प्ले कर रहा है, ताकि मतलब दूसरी कंट्रीज़ जो हैं कहीं ना कहीं से उनके साथ एक रिलेशन जो है दूसरे तरीके से बना करके यूएस और इसराइल के ऊपर में प्रेशर बनाया जाए। सेकेंड जो उसका इशू है कि एक इकोनॉमिक कंडीशन, जैसे कि अगर पूरे वर्ल्ड वाइड में आपको भी पता है कि जैसे ही अगर वहाँ से वो अपने पास से स्टेट ऑफ हॉर्मुज को जब क्लोज करके रख रहा है तो क्या है कि वहाँ से ऑयल और नेचुरल गैस की सप्लाई बिल्कुल भी नहीं हो रही है, जो क्रूड ऑयल है। और इसकी वजह से प्रॉब्लम क्या आ रही है कि पूरी वर्ल्ड में क्या है कि डिमांड तो उतनी की उतनी ही है, इनफैक्ट जैसे पहले थी वही सेम टू सेम है, लेकिन क्या है कि जब वहाँ से जब सप्लाई हो नहीं रही है तो फिर यहाँ पे तो फिर डिमांड बढ़ रही है, या फिर डिमांड तो उतनी ही थी जब पहले थी, लेकिन पहले क्या थी सप्लाई भी बराबर थी तो उतनी डिमांड पूरी हो रही थी। लेकिन अब चूँकि सप्लाई लेस है और डिमांड ज़्यादा है तो इस वजह से क्या होगा, एक अनस्टेबिलिटी आएगी और पूरे वर्ल्ड में एक तरीके से स्पेशली जो इधर एशियन कंट्रीज हैं इनमें क्या होगा, अनरेस्ट बढ़ेगा। अनरेस्ट बढ़ने के बाद क्या होगा, एक तरीके से बहुत सारी प्रॉब्लम्स बढ़ेंगी। दूसरे तरीके से अगर हम बात करें तो फिर इन्फ्लेशन एक बहुत बड़ा फैक्टर है, और इसके अलावा कई पॉलिटिकल टर्मोइल है, जैसे कि अभी हमारी कंट्री में बहुत सारी चीज़ें अभी सरकार को झेलनी पड़ रही हैं। तो इस तरीके से वो दूसरे फ्रंट पे भी बात करते हैं, इकोनॉमिक कंडीशन भी हो गई। तीसरा जो उसमें मेजर जो रोल प्ले कर रहा है केवल ईरान वहाँ पर बैठा बैठा, उसमें ये है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को क्लोज करने से क्या है कि वो एक जियो पॉलिटिक्स भी कर रहा है। जियो पॉलिटिक्स का मतलब ये हो गया कि जैसे वहाँ पर अगर बैठा है वहाँ, तो उसने जैसे ही उसने क्लोज किया तो अब क्या हुआ कि पूरे के पूरे वर्ल्ड में क्या है कि एक अनस्टेबिलिटी सी बन गई कि एक जगह जैसे कि पूरे वर्ल्ड का है कि पूरे ईरान को भी पता है कि अगर चीज़ें जोग्राफिकली अगर चीज़ें मेरे फेवर में है तो इसका असर क्या है कि पूरी दुनिया पर होगा और यूएस और इसराइल के ऊपर प्रेशर बनेगा, क्योंकि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था हिलेगी तो कहीं ना कहीं पूरी दुनिया में इन्फ्लेशन की तरह एक वो चल पड़ेगा। तो अगर ये लंबे टाइम तक अगर इन्फ्लेशन रह गया तो एक कहीं ना कहीं ग्लोबल रिसेशन में भी कन्वर्ट हो सकता है, तो आर्थिक मंदी का दौर शुरू हो जाएगा और इसके कई सारे निगेटिव इम्पैक्ट होंगे। तो उसके बारे में हम कभी आगे बात करेंगे। अभी तो फिलहाल हम ये देख रहे हैं कि जो तीसरा कंडीशन है जोग्राफिकली जो बहुत ज़्यादा वो स्ट्रॉन्ग है, या फिर बोल सकते हैं कि स्ट्रेटेजिकली वो दुनिया को
कहीं ना कहीं वो प्रेशर क्रिएट करवा रहा है कि यूएस और इजराइल के ऊपर प्रेशर पड़े, कि जब पूरी दुनिया एक तरफ खड़ी होकर के बोले कि ये लड़ाई जो है आपने स्टार्ट करी थी और आपकी वजह से आज हमारी स्थिति ये हो गई है। तो जितनी भी सारी चीज़ें हम उसको वहाँ तक प्रेशराइज करें ताकि चीज़ें जो है ना बिल्कुल एसिमेट्रिक सी बन जाए। अब इसके अलावा अगर हम दूसरे तरीके से बात करें कि अब स्टेट ऑफ हॉर्मुज का अल्टरनेट्स क्या हैं, तो अभी रिसेंटली कई लोगों ने या फिर कई एक्सपर्ट्स ने ये भी बताया था कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज का अल्टरनेट तो ऐसे हालांकि देखिए कुछ ऐसा है नहीं कि एग्जैक्टली हो, लेकिन हाँ ये जस्ट बात आई थी कि कहीं से कोई बोल रहा है कि वहाँ से कोई सड़क से निकाल देते हैं। तो ये भी बीच में बात आई थी कि वहाँ से ओमान से होता हुआ एक कैनाल निकाल देते हैं। लेकिन वहाँ पर क्या है कि वहाँ पे भी स्थिति इसलिए भी बहुत अच्छी नहीं है क्योंकि अल हज़र करके एक माउंटेन है जो कि ओमान में पड़ता है, और लगभग इसकी जो हाइट है वो लगभग 1800 मीटर के आसपास की है। तो आप वहाँ से भी अगर आप देखेंगे तो वहाँ से भी निकालना इसको मुश्किल होगा, और उसका खर्चा जो आएगा वो लगभग 200 बिलियन डॉलर का भारी भरकम रकम होगा, जो कि किसी भी कंट्री के लिए इनफैक्ट मतलब अगर कोई कंट्री अगर उसमें इंटरेस्ट भी दिखाए, प्लस अगर इसमें गल्फ़ कंट्रीज़ अगर मिलकर भी सोचे कुछ कंट्रीज़ की मैं इधर से एक रास्ता निकाल करके एक नया प्लान तैयार करता हूँ ताकि हमारी ट्रेडिंग ईजी हो जाए, या फिर हॉर्मुज ऑफ स्टेट का जो अल्टरनेट है हम वो क्रिएट कर लेते हैं, तो वो भी पॉसिबल इतना जल्दी नहीं होगा। तीसरा एक और सुझाव ये भी आ रहा है कि हम ऐसा करते हैं कि क्यों ना सऊदी अरबिया से जो एक बीच से रोड ऐसी बनाई जाए और वहाँ से सीधा सीधा स्वेज कनाल जो है, तो जो कि भूमध्य सागर और लाल सागर को जो जोड़ती है, तो वहाँ से हम क्यों ना क्यों एक रोड बना करके वहाँ से निकालते हैं, और उसका फ़ायदा ये हुआ कि वहाँ से हम ट्रकों से ले जा करके और हम स्वेज कनाल के थ्रू हम या फिर लाल सागर से होते हुए हम एशिया में लेकर के आ सकते हैं, और स्वेज कनाल से होते हुए हम फिर यूरोप एंड अदर कंट्रीज़ में लेके जा सकते हैं। लेकिन आप एक बार अगर इसको प्रैक्टिकली कैलकुलेट करेंगे, जब आप इसको प्रैक्टिकली कैलकुलेट करेंगे तो ये बहुत ही टफ है और बहुत ही ज़्यादा चैलेंजिंग है, क्योंकि उसका डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है। और चूँकि आप जानते हैं कि एक जो ऑयल टैंकर है या फिर जो एलएनजी के टैंकर है वो कितने बड़े होते हैं और कितने ट्रकों में आप उसको लोड करेंगे ताकि आप वहाँ तक पहुँचा पाएँ। तो इन सब सारी चीज़ों को देखते हुए ये चीज़ें इतनी आसान नहीं हैं, और अभी रिसेंटली और बहुत सारी चीज़ें इसमें घटित होती जा रही हैं। तो फिलहाल तो अब हम ये देखते हैं कि जितनी भी चीज़ें घटित हुई हैं उसके हिसाब से ईरान, इजराइल और यूएस का जो ये वॉर है कहाँ तक जाएगा और कहाँ तक जाने के बाद ये रुकेगा। हालांकि अभी इतनी भी चीज़ें आसान नहीं हुई हैं, क्योंकि अभी दोनों साइड से अभी सिचुएशन बहुत ही ज़्यादा टफ है, क्योंकि ईरान कहीं से बिल्कुल नहीं रुक रहा है। यूएस और इजराइल उसको रोकने की बहुत कोशिश कर रहे हैं, इनफैक्ट उनके बहुत सारे मतलब अपने मिसाइल या B2 बॉम्बर से भी बम गिरा रहे हैं, और जितने भी मतलब हर कारण से कोशिश कर रहे हैं कि चीज़ें जो हैं बिल्कुल ही रुक जाएं, लेकिन इतनी आसान होती हुई बिल्कुल भी नहीं दिख रही हैं। तो ठीक है, फिर अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।